नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने लेक्चर नंबर 4 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के। ठीक है, आई होप अभी तक आपने सारे लेक्चर जो 3 हो चुके हैं हमारे उन सबको अच्छे से देख लिया होगा, रिवाइज भी कर लिया होगा और साथ में एनसीईआरटी भी रीड कर रहे होंगे। मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी रीड साथ-साथ करते रहना, जिससे कि आपका चैप्टर एक बार और रिवाइज होता रहे आपके एंड से भी। मैं भी रिवाइज कराता हूँ बीच-बीच में और आगे भी मैं रिवाइज कराता रहूँगा साथ-साथ। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 4। अभी तक हमने 3 लेक्चर में पॉलिनेशन तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। मेल पार्ट पढ़ लिया था, किस तरह से हमारा जो स्टैमेन होता है जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। वहाँ से एंथर से पॉलन बनता है, वो पॉलन से पूरा पॉलन बनता है हमारा मेल गैमेट। किस तरह से पूरा मेल गैमेट बनता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस देखा था। ठीक है, उसके बाद फीमेल में देखा था हमारे पास गाइनोशियम, जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। उस पूरे में हमने देखा था किस तरह से हमारा ओवरी में एग बन रहा था। ठीक है, हमारे पास वो पूरा देखा था किस तरह से पूरा मैच्योर एम्ब्रियो बन रहा था। पूरा स्टेप देखे थे किस तरह से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से पूरा 8 सेल, किस तरह से हमारे पास एम्ब्रियो मैच्योर एम्ब्रियो बन रहा था जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन रही थी। ठीक है, वो पूरा देखा था और फिर उसके बाद हमने देखा किस तरह से वहाँ से एंथर से पॉलन जो है स्टिग्मा तक जाता है। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोला, किस तरह से वो जाता है और किस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन होता है। 2 फर्टिलाइजेशन भी हमने देख लिया था, कौन-कौन से होते हैं, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, जो इसके बाद भी हम एक बार देखेंगे। ठीक है, फिर हमने पॉलिनेशन देख लिया था, पॉलिनेशन में पूरा कंप्लीट कर लिया। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन देख लिया था, उधर हमने देखा था 3 टाइप के पॉलिनेशन हो गए थे हमारे पास, जहाँ से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा था। अब जो हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं जिनके पास दोनों होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं, जो कि हमारे क्या शो करते हैं, जो सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं, कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन करते रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो सफर कर रहे थे एक प्रोसेस से, एक डिप्रेशन से, जिसका नाम था इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या हो रहा था, कोई भी प्रोजेनी में नई कैरेक्टर्स नहीं आ रहे थे। वही डिप्रेशन मतलब वही जो हमारे कोई भी वेरिएशंस नहीं हुआ यहाँ पे इस वाली जनरेशन में, आगे आएगी वही सेम चीजें आ गई, उसमें भी कोई नहीं होगा, आगे जाएगी। तो प्रोजेनी में कोई भी न्यू कैरेक्टर नहीं आ रहे थे, कोई वेरिएशंस नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा था। किस वजह से? सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से, कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से। उस सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की थी प्लांट्स ने। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज थी प्लांट्स ने जो ली थी, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज थी, वही स्ट्रेटेजीज हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पढ़नी है। ठीक है, 4 अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज थी। सबसे पहला था, अवॉइड किया उन्होंने सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है अभी बताएंगे। और दूसरी स्ट्रेटेजी क्या थी, अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑन डिफरेंट पोजीशन। तीसरी स्ट्रेटेजी क्या ली उन्होंने, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और लास्ट चौथी स्ट्रेटेजी क्या अडॉप्ट की उन लोगों ने, प्रोडक्शन किया यूनिसेक्सुअल फ्लावर का। ये चारों स्ट्रेटेजीज हम पढ़ते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में। ठीक है, इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए, ये कैरेक्टर्स लाने के लिए, न्यू कैरेक्टर्स लाने के लिए क्या किया गया प्लांट्स ने, क्या किया प्लांट्स ने, कुछ स्ट्रेटेजीज जो है अडॉप्ट की थी। उन्हीं स्ट्रेटेजीज को हम क्या बोल रहे हैं, आउटब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिप्रेशन बोल रहे हैं। तो आउटब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, गोल क्या होता है इसका, आउटब्रीडिंग डिप्रेशन का गोल ये होता है कि न्यू पॉलन जो है वो आए और उसके आने से हमारा क्या हो, वेरिएशंस आए, आगे जाके बच्चे में नए कैरेक्टर आए, प्रोजेनी में नए कैरेक्टर्स आए। ठीक है, ये ओवरऑल गोल होता है इसका। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखते हैं हमारे पास, सब 4 अलग अलग टाइप के स्ट्रेटेजीज बताई मैंने आपको। तो पहली स्ट्रेटेजी जो बताई मैंने वो बताई कि अवॉइड करना सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि सेम टाइम पर दोनों का ही क्या हो जाना, डेवलपमेंट हो जाना, मेल और फीमेल। मेल पार्ट ये फीमेल पार्ट और मेल पार्ट ये फीमेल हो गया, फीमेल पार्ट, दोनों का ही सेम टाइम पे डेवलपमेंट ना होना, मैच्योर ना होना, उसको बोल दिया अवॉइड करना सिंक्रोनाइजेशन। तो ये क्या करते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट शैल नॉट गेट मैच्योर साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे मैच्योर नहीं होने चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रिवेंट कर सके ऑटोगैमी को। क्या प्रिवेंट कर सके, ऑटोगैमी। लेकिन इस प्रोसेस से, इस स्ट्रेटेजी से ये लोग जिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पा रहे थे। पहली चीज समझ में आएगी कि दोनों में क्या होना चाहिए, अवॉइड करा सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब दोनों सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली मैच्योर नहीं होने चाहिए, मेल और फीमेल पार्ट साइमल्टेनियसली मैच्योर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली मैच्योर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब दोनों अलग अलग मैच्योर हो। अगर हमारे पास दो अलग तरह से मैच्योरेशन हो सकता है, देखो 2 तरह के मैच्योरेशन हो सकते हैं, प्रोटो एंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटो एंड्री और प्रोटोगाइनी क्या है, प्रो मतलब पहले,
प्रो मतलब पहले और एंड्री मतलब एंड्रोशियम। अगर एंड्रोशियम या फिर एंथर पहले मैच्योर हो उस प्रोसेस को हमने बोल दिया प्रोटो एंड्री। और प्रोटोगाइनी, प्रो मतलब पहले और गाइनी मतलब गाइनोशियम। अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है तो उसे क्या बोल दिया हमने प्रोटोगैमी। ठीक है, या तो प्रोटो एंड्री होना चाहिए या प्रोटोगैनी होना चाहिए, दोनों ही सेम टाइम पे मैच्योरेशन नहीं करने चाहिए। तो ये हो गया पहला स्ट्रेटेजी जिससे कि हम अपने इनब्रीडिंग डिप्रेशन को बचा सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होती है हमारी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में, पोजिशनली डिफरेंस। क्या कर सकते हैं हम, पहला समझ में आया कि दोनों को सेम टाइम पे नहीं हमें मैच्योर करना है, अलग अलग टाइम पे मैच्योर करना है। ये हमें किस चीज से बचाता है, ऑटोगैमी से बचाता है। किससे बचाता है, प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी, लेकिन ये प्रिवेंट नहीं कर पाता जिटेनोगैमी। अब ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी क्या होता है मैंने तुम्हें डिटेल में समझाया था इससे पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हमने देखा था कि क्या होता है ऑटो। 3 टाइप के पॉलिनेशंस देखे थे, क्या कहते हैं, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जीमोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है पता है, जिटेनोगैमी में क्या होता है ये पता है हमें डिटेल में। ऑटोगैमी में क्या होता है, एक प्लांट है, उसी का एक फ्लावर है, उसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर लैंड होना। जिटेनोगैमी में क्या है, एक प्लांट है, उसका एक फ्लावर ये रहा, एक फ्लावर ये रहा, दो अलग अलग फ्लावर है। अगर इस फ्लावर के एंथर से इस स्टिग्मा पर लैंड करता है उसको जिटेनोगैमी बोलते हैं। तो ये क्या कर सकता है, ये ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस फ्लावर का एंथर बाद में हो रहा है, स्टिग्मा पहले हो रहा है, या फिर एंथर पहले हो रहा है स्टिग्मा बाद में हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, प्रोटो एंट्री हो रहा है या प्रोटोगाइनी हो रहा है। लेकिन इसका तो नहीं कंफर्म, तो इसलिए इसमें ये जिटेनोगैमी हो सकता है, लेकिन ये प्रिवेंट करेगा किसको, ऑटोगैमी को। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या होता है हमारे पास, दूसरा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पोजिशनली डिफरेंस आता है। क्या आता है, पोजीशन में डिफरेंस कर दो। क्या पोजीशन में डिफरेंस कर दो, जैसे कि हमारे पास मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये हमारा एक फ्लावर है, इस फ्लावर का ये मेल पार्ट है, मान लो ये मेल पार्ट है इसका ब्लैक वाला, और ये रिमोट जो है ये इसका क्या है, फीमेल पार्ट है। मान लो इसका मेल पार्ट को हमने बहुत छोटा कर दिया यहाँ तक है, और फीमेल पार्ट को हमने इतना बड़ा कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करा हमने इसमें, इस प्लांट में, इस फ्लावर में, दोनों में अलग अलग चीजों पोजीशन को डिफरेंस कर दिया। अब जब इतना नीचे है वो इतना ऊपर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में डिफिकल्टीज आएंगी, एंथर से स्टिग्मा तक आने में पॉलन ग्रेन को डिफिकल्टीज आएंगी। तो इसे क्या बोलते हैं हमने, पोजिशनली डिफरेंस करना। अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑन डिफरेंट पोजीशन, क्या कर दिया हमने उनको डिफरेंट पोजीशन पे अरेंज कर दिया। ठीक है, ये डिफरेंट, यहाँ पे हमने क्या करा, स्टिग्मा को ऊपर कर दिया और एंथर को नीचे छोड़ दिया। तो फिजिकली डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में, वो एक तरह से स्ट्रक्चरल बैरियर बन चुकी है एंथर और स्टिग्मा की। ये क्या प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी को, लेकिन ये प्रिवेंट नहीं कर सकता जिटेनोगैमी को। सेम है, क्योंकि मान लो दूसरा फ्लावर है यहाँ पे, दूसरा फ्लावर में तो नहीं हुआ ना ये, तो वहां से वहां तो आ ही सकता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है थर्ड। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड स्ट्रेटेजी है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या है हमारे पास, ये एक तरह से जेनेटिक मैकेनिज्म है। किस तरह का मैकेनिज्म है, जेनेटिक मैकेनिज्म है। इस जेनेटिक मैकेनिज्म में क्या होता है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है ये जेनेटिक मैकेनिज्म। अब क्या किया हमने, इससे बोल दिया कि भाई तेरे को यहाँ पे मान लो एक पॉलिन आया, दूसरा पॉलिन आया, तीसरा पॉलिन आया, अलग अलग टाइप के पॉलिन आ रहे हैं। तो इसमें से जो भी हमारा जेनेटिक देखा इसने कि ये मेरे वाला ही है, मतलब मेरे ही उससे है, जेनेटिक मतलब मेरे ही स्पीशीज से है, मेरा ही जीन जैसा है, सेम है। तो उसने क्या किया, इसको मेरे को लेना ही नहीं है, सेल्फ अपने आप को इनकम्पैटिबिलिटी बना लिया कि मेरे को अपना जैसा नहीं लेना है। तो ये एक तरह से जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, सेल्फ पॉलिन को प्रिवेंट करता है फ्रॉम सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कि प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिन, मेरा वाला पॉलिन नहीं आना चाहिए, बाकी दूसरा आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोक सकते हैं। ये बोथ दोनों को, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों को ही प्रिवेंट कर सकता है। क्यों, क्योंकि मान लो अब वो बाहर वाले प्लांट से, मतलब जैसे इसके बगल में एंथर है उससे आए, या फिर दूसरे प्लांट फ्लावर से आए, कहीं से भी आए, उससे तो पता है ना ये मेरा वाला है और ये दूसरा वाला है, तो मेरे वाले को तो लेना ही नहीं है, मुझे दूसरे वाले को लेना है। तो ये समझ में आ गया किस तरह से अपना हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन को बचाता है। ये वाली स्ट्रेटेजी अच्छी थी, समझ में आई। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी नंबर 4, स्ट्रेटेजी नंबर 3 देख लिया हमने, क्या करा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कर लिया। जेनेटिकली मैकेनिज्म होता है जो कि प्रिवेंट करता है दोनों को, ऑटोगैमी को भी और जिटेनोगैमी को। किस तरह से करता है, सेल्फ इनकम्पैटिबल बनके। मतलब क्या है हमारे पास, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब क्या है हमारे पास, जैसे ये हमारा स्टिग्मा है, तो इस स्टिग्मा ने बोला कि भाई मेरे को तो यही वाला लेना है, ये लेने ही नहीं है सेल्फ वाले, तो इसको मना कर दिया, इसको मना कर दिया। ये ऑटोगैमी से आ रहा था, जिटेनोगैमी से आ रहा था, ये जीनोगैमी से आ रहा था, इससे कहा ये बढ़िया है, तो इसने इसको ले लिया, इनको हमारे दोनों को क्या कर दिया, मना कर दिया। तो इस तरह से क्या करा इसने, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी करके ये अपना बढ़िया हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ स्ट्रेटेजी। उसमें क्या हो रहा है हमारे पास, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसमें क्या करते हैं हम, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, तो ये क्या करता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, प्रोडक्शन फ्लावर
प्रोड्यूस करता है फ्लावर को विद एक्सक्लूसिवली मेल, या तो सिर्फ मेल होना चाहिए या फिर फीमेल ऑर्गन होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है बोथ ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों को। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाता है। अब जैसे मान लो इसमें मेल है ही नहीं, अब यहाँ पे अगर मेल पार्ट है ही नहीं तो अब ये ला ही नहीं सकता इससे, तो क्या करा इसने अपने आप को इनकम वो बना लिया, तो इसलिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, पूरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। समझ में आया? तो ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक सेकेंड मैं आपको दो कुछ वर्ड्स के बारे में बता दूं। एक वर्ड होता है हमारे पास, एक वर्ड होता है मोनोइशियस, जिसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास बाइसेक्सुअल प्लांट मतलब जिसमें दोनों के दोनों ही आ गए, मोनोइशियस भी बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट को। मोनोइशियस भी मतलब मोनो मतलब एक ही में, ईशियस मतलब एक ही घर में दोनों आ चुके हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट मतलब एक ही प्लांट में दोनों तरह के फ्लावर है। ठीक है, और दूसरा वर्ड आता है हमारे पास डाइशियस, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन बचते हैं। तो ये सेकंड फोर्थ स्ट्रेटेजी समझ में आ गई। तो हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन बचाने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आते हैं, जो कि अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज होती हैं, जिससे कि वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को बचा सके, रोक सके कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। इसलिए कुछ अलग अलग टाइप की, 4 डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजीज देखिए। कौन कौन सी स्ट्रेटेजी थी? पहली थी अवॉइड करना सिंक्रोनाइजेशन को, दूसरा था अरेंजमेंट करना एंथर और स्टिग्मा को डिफरेंट पोजीशंस पे, और तीसरा था हमारे पास सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, चौथा था यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, जिसका नाम है पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या नाम है? पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। अब ये क्या होता है पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन? ये हमारा एक केमिकली इंटरेक्शन होता है बिटवीन पॉलिन और स्टिग्मा ऑफ पिस्टल। किस किस के बीच में? पॉलिन के बीच में और पिस्टल के बीच में बोल सकते हैं, या पिस्टल में भी अगर एक पार्ट बोले तो स्टिग्मा। पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। 3 पार्ट में से एक पार्ट में क्या करता है, ये हमारे पास पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन शो करता है। ठीक है, ठीक है, पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या देखा हमने, हमारे पास केमिकली इंटरेक्शन हो जाता है बिटवीन पॉलिन एंड स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, जो कि हेल्प करता है, दैट हेल्प क्या करता है, हेल्प पिस्टल को हेल्प करता है, हेल्प पिस्टल टू रिकॉग्नाइज, क्या करना, रिकॉग्नाइज करना वेदर द पॉलिन इज कंपेटिबिलिटी, या तो वो कंपेटिबल है, राइट है, या फिर वो इनकम्पेटिबल है, रॉन्ग टाइप का है। अगर वो राइट टाइप का है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, मतलब पॉलिनेशन हो जाए मतलब पॉलन ट्यूब बन जाएगी, पॉलन ट्यूब बन जाएगी, क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर वो कंपेटिबल नहीं है, इनकम्पेटिबल है, रॉन्ग टाइप का है, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी। मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे ये हमारे पास पिस्टल का स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टिग्मा बना दिया हमने पिस्टल का, ये स्टिग्मा बन गया। अब इस स्टिग्मा के ऊपर अलग अलग टाइप के पॉलन आ सकते हैं। मान लो पॉलन ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या बोलता है, मान लो उसको दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो कंपेटिबल हो सकता है या इनकम्पेटिबल हो सकता है। अगर वो कंपेटिबल है, राइट है, या फिर वो इनकम्पेटिबल है, ये वाला राइट है, बाकी सारे रॉन्ग है। ठीक है, सर्कल बना दिया। तो वो क्या करेगा, इसको ही लेगा, बाकी सबको हटा देगा, इनकम्पेटिबल को हटा देगा, सिर्फ कंपेटिबल वाला पार्ट आएगा, कंपेटिबल वाला आएगा, पॉलन ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब बनेगी, वो पॉलन जाएगा, एग से फर्टिलाइज करेगा, सिंगेमी होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, पूरा का पूरा ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, सॉरी, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों टाइप के फर्टिलाइजेशन होंगे, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। इसी को हम बोलते हैं पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलिन पॉलिन के बीच में और ये जो पिस्टल है हमारे पास, मेल फीमेल पार्ट है, उसके बीच में जो भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो भी केमिकली इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो भी केमिकली सिग्नल जा रहे हैं, जो भी उसको गाइडेंस जा रही है, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। एक पॉलिन के लैंड करने के बाद उस पॉलिन को वहां से लेके एग तक फर्टिलाइज होने तक के बीच के जितना भी प्रोसेस होते हैं केमिकली, वो सारे प्रोसेस किस में आ जाते हैं, पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन में आ जाते हैं। मैकेनिज्म देखिए क्या होता है इसमें, केमिकली डायलॉग्स जाते हैं किन किन के बीच में, पॉलिन और पिस्टल के बीच में। दूसरी चीज क्या होती है इसमें, स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा स्टिग्मा ये स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसे बोलते हैं। स्टिग्मा जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है अपने आउटकम्स को। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करना है तो वो रिजेक्ट कर देगा, मार्क लगा देगा, जीरो क्रॉस सॉरी, और बोलेगा कि कोई भी पॉलन ट्यूब ग्रोथ नहीं होगी। और अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो उससे पॉलन ट्यूब जो है ग्रोथ करेगी, नीचे जाएगी स्टाइल तक, स्टाइल के थ्रू होते हुए नीचे जाएगी हमारे ओवरी तक। ठीक है, अब ये जो पॉलन टाइप्स आए हैं हमारे पास स्टिग्मा पर, वो कहाँ से आ सकते हैं, सेम प्लांट से भी आ सकते हैं। मान लो ये प्लांट ए है, ठीक है, इसी प्लांट से हमारे पास इस प्लांट के एक्स फ्लावर से इस प्लांट के वाई फ्लावर तक आ सकते हैं, या फिर इसी फ्लावर में से इसके एंथर से इसके उस तक आ सकते हैं हमारे पास स्टिग्मा तक। ठीक है, और दूसरी चीज
सेम प्लांट से आ सकते हैं, डिफरेंट प्लांट से आ सकते हैं, लेकिन सेम स्पीशीज के आ सकते हैं और डिफरेंट स्पीशीज के आ सकते हैं। तो उसको जो भी लेना होगा वो उसका एक्सेप्ट करेगा और जो रिजेक्ट करना होगा उस पर क्रॉस मार्क करेगा और अपना पॉलन ट्यूब को ग्रोथ कराएगा या ना कराएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो सारे ही केमिकल इंटरेक्शंस, केमिकल मैसेजिंग जो हो रही है, मैसेज जा रहे हैं, डायलॉग्स जो हो रहे हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में आते हैं। समझ में आया पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन? ठीक है, एक केमिकली इंटरेक्शन होता है किसके बीच में? पॉलन और पिस्टल के बीच में। पिस्टल क्या है हमारे पास? फीमेल पार्ट है पिस्टल। पिस्टल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? गाइनोशियम बोलते हैं। पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। समझ में आया? आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हमारे पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ दो प्लांट के कैरेक्टर्स को, दो प्लांट के कैरेक्टर को मिक्स कर देने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। एआई कहां से आ गया? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या कर रहे हैं हम? ये एक क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है। इसमें जिस टाइप का हम मतलब जिस टाइप की क्रॉप बनाना चाहते हैं उस टाइप की क्रॉप बना सकते हैं। आर्टिफिशियली हम अपने थ्रू हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक प्लांट को किसी रेजिस्टेंस बनाऊं, मतलब मान लो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? उस प्लांट की ऐसी हाइब्रिडाइजेशन कराऊंगा जिससे कि जो अगला वाली उसकी जनरेशन बनेगी वो क्या बनेगी? बैक्टीरियली रेजिस्ट बनेगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम मिक्स कर दे कैरेक्टर्स को दो अलग अलग प्लांट के, जिसकी वजह से हम अपना डिजायर्ड जो भी चाहते हैं, डिजायर्ड बनाना मतलब जो भी हम डिजायर बनाना चाहते हैं, मतलब डिजायर्ड चीज चाहते हैं वो बन जाए। मतलब उसे रेजिस्ट चाहते हैं इससे, या अब जैसे समझ लो हम चाहते, अब मेरे पास एक ए इंसान है, मेरे पास एक ए इंसान है, एक बी इंसान है। इन दोनों को फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक सी इंसान बनता है। मान लो ये दोनों ही वीक है, मतलब मेंटली वीक है, और ये बच्चा जो बन रहा है वो मेंटली वीक बन रहा है। अगर मैं चाहता हूँ, मेरा डिजायर क्या है? मैं चाहता हूँ ये जो सी बच्चा बने बहुत होशियार बने, मेंटली स्ट्रांग बने। तो मैं क्या करूंगा? मैं लूंगा इसमें से इन दोनों के किसी भी एक को लूंगा, कैरेक्टर को। ठीक है, मान लो इसका ए का कैरेक्टर लिया, ठीक है, किसी अननोन डी से कहूंगा ये जो कि मेंटली स्ट्रांग है, उसके कैरेक्टर्स को इनसे मिक्स कर दूंगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मिक्स करने के बाद जब मेरा सी बनेगा तो वो क्या बनेगा? मेंटली स्ट्रांग बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम क्या? इसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया क्या करा मैंने अपने पीछे? ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे पास। ठीक, एक सेकंड इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब समझ में आया? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये एक क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है जिसमें हम क्या करते हैं? वेयर वी यूज आवर डिजायर्ड पॉलन, अपने डिजायर पॉलन को यूज करते हैं पॉलिनेशन में, जिससे कि जैसा हम चाहें वैसा प्रोडक्ट बन सके। ये इन्वॉल्व करता है दो प्रोसेस को, दो टेक्निक्स को। एक होता है इमस्कुलेशन, दूसरी होती है बैगिंग। दो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। अब इमस्कुलेशन क्या होता है? नाम को ब्रेक करेंगे। इमस्कुलेशन, ई मतलब होता है एलिमिनेट, और मैस्कुलेशन मतलब मैस्कुलाइन, मेल पार्ट को हम क्या कर रहे हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। तो जो हमारा फ्लावर है, मान लो ये पूरा फ्लावर था, इसमें ये मेल पार्ट था, फीमेल पार्ट था, तो मेल पार्ट को हमने क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया, रिमूवल कर दिया एंथर का। उस प्रोसेस को बोलते हैं इमस्कुलेशन। ठीक है, अब क्या बचा? सिर्फ फीमेल पार्ट बचा है। अब हम इस फीमेल पार्ट की क्या कराएंगे? बैगिंग करा देंगे। बैगिंग में क्या होता है? बटर पेपर से हम क्या करेंगे? इसको कवर कर देंगे। कवर क्यों कर दिया है? कवर इसलिए कर दिया है कि बाहर से कोई भी कंटेमिनेशंस, कोई भी अदर पॉलन नहीं आ सकते। जो हम चाहते हैं अपना डिजायर्ड पॉलन, कि मान लो मुझे जो आगे बच्चा बनाना है वो मेंटली स्ट्रांग बनाना है, तो वही मेंटली स्ट्रांग वाली उसमें जो है डिजायर्ड जीन जो है मैं वो डालूंगा। ठीक है, इसलिए जो मेरा डिजायर्ड है वो डालूंगा। तो इसलिए पहले मैंने इसे बैगिंग कर दिया। क्या कर दिया? बैग कर दिया, मतलब इसको ढक दिया, जिससे कि कोई भी अनवांटेड, ये पॉलन है, ये बाहर पॉलन है, ये ना आ जाए। जो मैं चाहता हूँ वो पॉलन आए। फिर मैं क्या करूंगा? इसको थोड़ा सा रीबैग करूंगा, हटाऊंगा। फिर जो भी मेरे डिजायर्ड पॉलन होंगे, जो भी डिजायर्ड पॉलन जिनमें हमारे पास क्या है? मेंटली स्ट्रांग पॉलन है, वो डाल दूंगा। ये मेंटली स्ट्रांग पॉलन डाल दिया। फिर पूरा हमारा पॉलिनेशन, वो पूरा क्या हो जाएगा? हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और जो आगे प्रोजेनी बनेगी वो मेंटली स्ट्रांग बनेगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मेंटली स्ट्रांग का। ऐसे हम कोई भी चीज रेजिस्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, जैसा हम बनाना चाहें वैसा हम बना सकते हैं। समझ में आया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब? एक नोट डाल के चीज लिख लेना। क्या है नोट? जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, उनको हमें इमेस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसलिए हम उनमें इमेस्कुलेशन नहीं करेंगे। इमेस्कुलेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर। उसमें सिर्फ क्या करेंगे? हम बैगिंग ही करेंगे। बैगिंग करेंगे, रीबैगिंग करेंगे, अपना डिजायर्ड पॉलन डालेंगे, और फिर उसको दोबारा से बैक कर देंगे, जिससे कि वो आगे अपना बन जाए।
फर्टिलाइजेशन कर ले। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। एक बार दोबारा समझाता हूँ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या था हमारे पास, केमिकली डायलॉग, जो कि एक पॉलन और पिस्टल के बीच में इंटरेक्शन होते हैं, मैसेजिंग होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा पे अलग अलग पॉलन आते हैं, मान लो ये जो भी उसको रिजेक्ट करने होते हैं वो उसको रिजेक्ट कर देता है, जो भी एक्सेप्ट करना होता है वो एक्सेप्ट कर देता है, फिर पॉलन ट्यूब जनरेट होती है। देखो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, इनकम्पैटिबल पॉलन को ब्लॉक कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उससे कोई भी पॉलन ट्यूब ग्रोथ नहीं कराई। लेकिन जो एक्सेप्टेड पॉलन है हमारे पास, एक्सेप्टेड पॉलन है, पॉलन ऑफ राइट टाइप, उसको हमने क्या किया, पॉलन ट्यूब जनरेट कराई, ट्रेवल कराई नीचे की तरफ स्टाइल में, ये पॉलन ट्यूब जनरेट हो गई और हमारा आगे फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है, जिसमें हम अपने डिजायर्ड क्रॉप को, डिजायर्ड जीन को डालते हैं, अपने डिजायर्ड पॉलन को डालते हैं और अपना जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह का प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इमेस्कुलेशन और दूसरा बैगिंग। क्या करते हैं, सबसे पहले हम इमेस्कुलेशन करते हैं, किनकी इमेस्कुलेशन नहीं करनी पड़ती, पूछ लेते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट की, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की इमेस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इमेस्कुलेशन में क्या होता है हमारे पास, एंथर का रिमूव करना, रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज इमेस्कुलेशन। तो इमेस्कुलेशन कर दिया हमने, मेस्कुलाइन पार्ट को रिमूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी बैगिंग कर दी, कवर कर दिया, जिसकी वजह से अनवांटेड कंटेमिनेटेड जो है उनसे बच सके। फिर हमने क्या करा, उसको थोड़ा सा हटाया, उसके ऊपर अपना डस्ट करा, क्या, डिजायर्ड पॉलन को, जो कि हम चाहते हैं कि इस तरह से बने, और फिर उसको दोबारा से कवर कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तक सारी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या होता है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट से पहले एक चीज देखो हमारे पास, अच्छा हाँ, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट से पहले हम एक चीज और देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या था। फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक वैसे मैं समझा चुका हूँ एक बार पीछे डिटेल में अच्छे से। ठीक है, डिटेल में समझा चुका हूँ, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ कि फर्टिलाइजेशन था क्या। तो फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन होता है हमारे पास। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन देखा था हमने, कौन सा डायग्राम था, हाँ ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन देखा था हमने। किस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा था हमारे पास, पॉलन ट्यूब बन रही थी, पहला फर्टिलाइजेशन जो हो रहा था हमारे एक्सेल के साथ हो रहा था, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जिसको हमने सिंगेमी बोल दिया था, जिससे जो बन रहा था हमारा एम्ब्रियो बन रहा था, और दूसरा जो हो रहा था हमारे जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे उससे हो रहा था सेकंड फर्टिलाइजेशन, जिसको ट्रिपल फ्यूजन बोल दिया था, जिसमें क्या बन रहा था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिस सेल का नाम था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, वो बन रहा था, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन रहा था, एंडोस्पर्म बन रहा था। और हमने एक चीज देखी थी, जो हमारा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है वो प्रिसीड करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई थी। ठीक है, तो अब हम क्या देखने वाले हैं, जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में उससे पढ़ने से पहले दो तरह के सीड्स आते हैं हमारे पास। दो तरह के कौन कौन से सीड्स होते हैं, एक सीड होता है हमारे पास एल्ब्यूमिनस सीड, एक होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, और अभी हमारे पास एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन कौन से होते हैं ये देख रहे हैं हम। ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन, पहले इनके एग्जांपल्स हैं, फिर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट क्या होता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले दो तरह के कुछ टर्म्स आते हैं, टर्मिनोलॉजीज आते हैं। दो टाइप के सीड्स होते हैं हमारे पास, एक होता है एल्ब्यूमिनस सीड्स, एक होते हैं हमारे पास नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। एल्ब्यूमिनस सीड्स जो होते हैं हमारे पास, उनको हम एंडोस्पर्मिक सीड्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स को। एल्ब्यूमिनस सीड्स को क्या बोलते हैं हमने, एंडोस्पर्मिक सीड्स। क्या बोलते हैं इसको, लिख लेंगे हमारे पास, एंडोस्पर्मिक सीड्स, एंडोस्पर्मिक सीड्स भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है हमारे पास, एंडोस्पर्म जो होता है वो बच जाता है, खत्म नहीं होता है पूरी तरीके से। ठीक है, पूरी तरीके से जब वो डेवलपमेंट हो रहा होता है एम्ब्रियो का, उसमें हमारे पास एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म क्या था हमारे पास, जब हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे तब हम देख रहे थे, एक फर्टिलाइजेशन था जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई से आगे एक पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज हो रहा था, और क्या बना रहा था हमारे पास, पेन बना रहा था। ठीक है, पॉली एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या बन रहा था इसमें हमारे पास, ये बन रहा था एंडोस्पर्म बन रहा था, एंडोस्पर्म बन रहा था। अगर ये एंडोस्पर्म ये एंडोस्पर्म किस चीज के काम आता है, इसको जो एम्ब्रियो बन रहा था एक सेल से, जब हमारा एक वो बन रहा था सिंगेमी हो रहा था, वहां से एम्ब्रियो बन रहा था, क्या बन रहा था, एम्ब्रियो। अगर वो एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए एंडोस्पर्म की जरूरत पड़ती है। तो ये जो एंडोस्पर्म है, अगर ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, उन सीड्स को क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं, या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स।
ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं, ठीक है। और एल्ब्यूमिनस सीड एंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें हमारे पास एंडोस्पर्म जो है बच जाता है, पूरा का पूरा खत्म नहीं होता। इनके एग्जांपल्स याद करने हैं हमें। एल्ब्यूमिनस सीड के जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें आता है मेज, व्हीट, राइस, कैस्टर, ये सारे इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं, मेज, व्हीट, राइस, कैस्टर। लेकिन जो हमारे पास नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, जिसमें वो पूरा का पूरा हमारा जो है एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है, उनमें एग्जांपल्स में जो आते हैं हमारे पास वो आ जाते हैं पी, ग्राम, बीन, ऑर्किड, ये सारे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है हमारे पास? पेरिस्पर्म जो होता है उसमें जो न्यूसेलस थे, न्यूसेलस था, वो रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस, मतलब परसिस्ट कर जाता है, रुक रह जाता है न्यूसेलस, किस वजह से? ज्यादा यूज नहीं होता है, लेस यूज होता है सीड में, इसलिए वो रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? पेरिस्पर्म। तो क्या रह जाता है? अगर क्या बच जाता है? न्यूसेलस बच जाता है, उसको बोलते हैं हम पेरिस्पर्म। और अगर हमारे पास एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है तो उसको हमने वो खत्म हो जाता है या फिर बच सकता है। एंडोस्पर्म जो है वो ये था हमारे पास, एंडोस्पर्म जो कि इसके नरिशमेंट के प्रोवाइड में आ रहा था। अगर एंडोस्पर्म पूरा खत्म हो गया, नॉन एंडोस्पर्मिक बोल दिया, और एंडोस्पर्म बच गया जिस सीड के पास, उन्हें एंडोस्पर्मिक सीड बोल दिया, ठीक है। और पेरिस्पर्म किसे बोल देते हैं? जिसमें न्यूसेलस बच जाता है, जिस क्यों बच जाता है? क्योंकि सीड उसे ज्यादा यूज नहीं करता, लेस यूज करता है। उसके एग्जांपल में आ जाते हैं ब्लैक पेपर और बीट, ऐसे याद कर सकते हैं, बी और बी दोनों, बी से पी आ रहा था हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ब्लैक पेपर और बीट, ये दोनों किसके एग्जांपल हो गए? पेरिस्पर्म के एग्जांपल हो गए। अगर हम डेवलपमेंट में देखें जो बनता है वो क्या चीजें बनती थी हमारे पास इसमें? ये वो दो चीजें बनती थी, एक बनता था पेन, एक बनता था पीईसी। पेन क्या है हमारे पास? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, और हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है पीईसी, और पेन क्या है हमारे पास? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। कैसा होता है ये? 3n होता है, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन, मैंने शायद पॉली बोल दिया था आई थिंक, ठीक है। क्या होता है ये? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप ऑफ एंडोस्पर्म देख लिया, टाइप ऑफ सीड देख लिया हमारे पास। हाँ, अब आ जाते हैं हम टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो सकता है, और एक होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है? जिसका एग्जांपल आ जाता है कोकोनट वाटर। कोकोनट अगर तुम देखो, कोकोनट देखो तो कोकोनट के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है कोकोनट का पानी, और एक होता है कोकोनट का व्हाइट कलर का कर्नल, जैसे शेल बोल दो कोकोनट की, व्हाइट कलर का कर्नल, ठीक है। तो जो कोकोनट का वाटर होता है वो क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। क्या सा होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते रहते हैं, फर्स्टली होकर दिखाई देते हैं, कोई भी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। इसके एग्जांपल मैंने तुम्हें बता दिया, कोकोनट वाटर, टेंडर कोकोनट वाटर हो गया है, ठीक है। और सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है? इसमें सेलुलर एंडोस्पर्म में सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, फॉलो न्यूक्लियर डिवीजन, पहले सेल वॉल बनेगी फिर न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल में क्या आ जाता है हमारे पास? व्हाइट कर्नल, ठीक है। तो एंडोस्पर्म में हमने देखा क्या क्या होता है। एंडोस्पर्म में दो तरह के सीड्स होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें रह गया है मेज, व्हीट, राइस, ये सब इसके एग्जांपल हो गए, और नॉन एंडोस्पर्मिक के एग्जांपल पी, ग्राम, ऑर्किड, बीन, ये सब हो गए। पेरिस्पर्म में क्या होता है? न्यूसेलस अगर परसिस्ट कर जाता है उसको पेरिस्पर्म बोल दिया, बी से याद रखा है, ब्लैक पेपर और हमारे पास बीट। डेवलपमेंट में ये देख लिया हमने। और टाइप ऑफ एंडोस्पर्म दो तरह की बनती हैं चीजें, एक उसका बनता है वाटर, जो कि क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और एक होता है उसका व्हाइट कर्नल, जो कि क्या होता है हमारे पास? सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसमें पहले सेल वॉल बनेगी फिर उसके बाद हमारा न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है। ये पूरा समझ में आया? एक बार दोबारा बताता हूँ मैं इस पूरे को। दो तरह के सीड होते हैं हमारे पास, एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जांपल मेज, व्हीट, राइस, कैस्टर, ये हो गया। नॉन एल्ब्यूमिनस के हमारे पास क्या हो गया? नॉन एंडोस्पर्मिक, पी, ग्राम, बीन, ये सब। पेरिस्पर्म में क्या होता है? हमारा न्यूसेलस बच जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गया ब्लैक पेपर और बीट, ठीक है। ये पूरा हमारे पास क्या था? चलाजल एंड माइक्रोवेव, ये सारी चीजें पीछे देख के आ चुके हैं। इसमें दो चीजें बन रही थी हमारी, एक बन रहा था प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, और एक बन रहा था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो था वो 3n था, ठीक है, 3n था। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है? हमारे पास न्यूक्लियस का डिवाइड होता रहता है, कोई भी सेल वॉल नहीं बनती है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में। देखो यहाँ लिखा था, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में कोई सेल वॉल इनिशियली नहीं फॉर्म होती है, ठीक है। तो इनिशियली डेवलप नहीं होती है सेल वॉल। और उसके बाद इसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है? इसके एग्जांपल्स, दोनों के एग्जांपल देख लिए थे, ठीक है। जिसमें फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में सेल वॉल फॉर्म हो रही होती है, उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल में था व्हाइट कर्नल, और इसके एग्जांपल में आया था कोकोनट वाटर। समझ में आया ये? ठीक है, कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल हो गया, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल हो गया।
और ये सेलुलर का हो गया हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म जिसमें सेल वॉल फॉर्म होती है, व्हाइट कर्नल इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। अब हमारे पास जो था हमारा जाइगोट जो बना था, उस जाइगोट से एक एक करके धीरे धीरे हमारे जाइगोट बन चुका था, उससे पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनता है। डाइकोट का मैच्योर एम्ब्रियो और एम्ब्रियो मोनोकोट का मैच्योर एम्ब्रियो। जो भी हमारी अर्ली स्टेज होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, वो कॉमन होती है हमारे मोनोकोट और डाइकोट दोनों के अंदर अंदर। अर्ली स्टेज मतलब जो पहले की एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रही है। स्टेजेस देखें अगर कौन कौन सी, सबसे पहले हमारा जाइगोट बनता है, उससे 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर बनता है प्रो एम्ब्रियो। क्या बनता है? ये पूरा प्रो एम्ब्रियो बनता है। फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, नेक्स्ट बनता है हमारे पास मैच्योर्ड एम्ब्रियो। ठीक है, हार्ट शेप के बाद क्या बनना है? मैच्योर। मैच्योर वो डाइकोट का भी हो सकता है, मोनोकोट का भी हो सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। आगे अगर हम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखें, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें इंपॉर्टेंट है, ये सस्पेंसर सेल्स होते हैं इसके अंदर, और कॉटिलेडोन, ये कॉटिलेडोन्स होते हैं। डाइकोट में 2 कॉटिलेडोन है, मोनोकोट में सिंगल कॉटिलेडोन होता है। फिर मैच्योर एम्ब्रियो देखते हैं, डाइकोट हमारे पास मैच्योर एम्ब्रियो होता है, मोनोकोट का मैच्योर एम्ब्रियो। ये हम आगे डिटेल में दोनों का एक एक करके डाइकोट और मोनोकोट का देखेंगे। सबसे पहले तो मैं ये याद होना चाहिए किस तरह से होता है। सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट से बनेगा 2 सेल स्टेज, 2 सेल से 4 सेल स्टेज, फिर बनता है प्रो एम्ब्रियो, 4 के बाद डायरेक्ट बनता है प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो बनने के बाद बनता है ग्लोबुलर। ग्लोबुलर में आते हैं हमारे सस्पेंसरी सेल्स, वो सस्पेंसरी सेल्स रहते हैं और ग्लोबुलर वाला पार्ट आता है, उससे बनता है हमारा हार्ट शेप एम्ब्रियो, जो थोड़ा नीचे से अगर हम देखें तो हार्ट शेप का होता है। किस तरह का होता है? हार्ट शेप का होता है नीचे से, तो हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद बनता है हमारा मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। तो अब हम एक एक करके डाइकोट और मोनोकोट का मैच्योर एम्ब्रियो देखेंगे, ठीक है। तो डाइकोट का एम्ब्रियो कैसा होता है हमारे पास, ये देखते हैं। तो डाइकोट का एम्ब्रियो, डायग्राम आना चाहिए दोनों का, डाइकोट का भी मोनोकोट का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड आता है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी तुम्हें पूरा पूरा डायग्राम बना के आना पड़ेगा, ठीक है। इसके पार्ट देखें, डाइकोट एम्ब्रियो है, डाइकोट एम्ब्रियो तो इसमें 2 कॉटिलेडोन होंगे और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। ये पूरी की पूरी हमारे पास क्या है? इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये डॉट डॉट डॉटेड जो लाइन है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। और ये जो हमने लाइन बनाई है, ये इसकी पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जहां पे हमने कॉटिलेडॉन्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है कॉटिलेडॉन्स की। ये इसके हमारे 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहां से कॉटिलेडॉन बन रहे हैं। एक कॉटिलेडॉन ये हो गया हमारे पास इसका, एक कॉटिलेडॉन ये हो गया। दोनों कॉटिलेडॉन नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। आ जाओ, इस कॉटिलेडॉन से ऊपर वाली साइड जो कि तुम्हारा शूट सिस्टम बनाती है, हम मॉर्फोलॉजी चैप्टर में भी पढ़ते हैं डिटेल में। तो जो शूट सिस्टम बनता है वो पिम्यूल पार्ट से बनता है, और जो रूट सिस्टम बनता है वो रेडिकल पार्ट से बनता है। यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास? नीचे वाला पार्ट रेडिकल पार्ट आता है, जो कि रूट सिस्टम बनाता है। और रूट सिस्टम बनाता है, और इसके नीचे क्या होता है हमारे पास? रूट कैप भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? रूट कैप। अब ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन के ऊपर वाला को बोलते हैं एपिकोटाइल, नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। पूरा पूरा डायग्राम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। किस तरह से डायग्राम है? 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं, ये रहे 2 कॉटिलेडॉन नीचे। ये पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, ये हमारा ओरिजिन होता है, जहां से मतलब जहां पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, दोनों कॉटिलेडॉन निकल रहे होते हैं। इससे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। और ऊपर जो होता है हमारा शूट सिस्टम बनाता है, कौन बनाता है? पिम्यूल होता है शूट सिस्टम। नीचे जो होता है रेडिकल, जो कि रूट सिस्टम बनाता है, और सबसे नीचे रूट कैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। शूट सिस्टम बनाने के लिए पिम्यूल और एपिकोटाइल ऊपर की तरफ हो गए, रूट सिस्टम में रेडिकल, रूट कैप और हाइपोकोटाइल ये नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जो कि कॉटिलेडॉन को, दोनों कॉटिलेडॉन के बीच में लाई करता है। एपिकॉटिलेडॉन और हाइपोकॉटिलेडॉन, ऊपर और नीचे कॉटिलेडॉन के बीच के पॉइंट को क्या बोलता है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन वाली लाइन। ये पूरा डाइकोट का एम्ब्रियो समझ में आया। नेक्स्ट आता है मोनोकोट के एम्ब्रियो पे, ठीक है। मोनोकोट का एम्ब्रियो, इसमें क्या होता है? सिंगल कॉटिलेडॉन होता है। इसके कॉटिलेडॉन का नाम होता है स्क्यूटिलम। अच्छा जी, क्या है हमारे पास? ये पूरा हमारा मोनोकोट का वो है हमारे पास। इसमें वैसे ये देखो, एक ही कॉटिलेडॉन होता है, ये रहा इसका कॉटिलेडॉन, ये पूरा बन रहा है जो, इसका नाम होता है इसका नाम क्या होता है हमारे पास? स्क्यूटिलम। क्या नाम होता है? स्क्यूटिलम, ठीक है। इसके बाद ये हमारी इसकी वही एक्सिस हो गई, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई, ये पॉइंट हो गया हमारा इसका, ठीक है। इस पॉइंट के देखो, इस पॉइंट के ऊपर क्या प्रेजेंट है? पिम्यूल। पिम्यूल क्या बनाएगा? शूट सिस्टम बनाता है। अब पिम्यूल की कवरिंग होती है, पिम्यूल की कवरिंग होती है यहाँ पर। हमारी डाइकोट में कवरिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पिम्यूल और रेडिकल दोनों की कवरिंग होती है। पिम्यूल की कवरिंग को बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और रेडिकल की कवरिंग को बोलते हैं हम कोलियोराइजा। कैसे याद करेंगे? हमारे पास पिम्यूल पी से स्टार्ट हो रहा है, और कोलियोप्टाइल में भी पी आ रहा है, और राइजा आर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब रेडिकल आर से स्टार्ट हो रहा है, और राइजा में भी आर आ रहा है, ठीक है। तो कोलियोप्टाइल कैसा होता है? हॉलो होता है, फोलियर होता है, फोलियर, ठीक है।
हॉलो होता है हमारे पास, और किसकी कवरिंग होती है, पिम्यूल की कवरिंग होती है, ठीक है। और इसके नीचे ये पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई, नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है रेडिकल, रेडिकल की कवरिंग को बोलते हैं कोलियोराइजा। अनडिफरेंशिएट शीट से बनता है ये हमारे पास, प्रोटेक्शन के काम आता है रेडिकल के, और पिम्यूल को प्रोटेक्ट करने के काम आता है कोलियोराइजा। समझ में आया? सॉरी कोलियोप्टाइल, सॉरी कोलियोप्टाइल कहाँ है ये रहा, कोलियोप्टाइल। हॉलो होता है, फोलियर शीट से बनता है, प्रोटेक्ट करने का काम आता है पिम्यूल को, ठीक है, क्लियर। और ये इसमें एक और कॉटिलेडोन होता है जो कि डेवलप नहीं रहता है, जो कि हमारा एपिब्लास्ट नाम से है। समझ में आया? पूरा का पूरा स्क्यूटेलम पे क्वेश्चन आते हैं, कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमने लेक्चर 4 में पूरा पढ़ चुके हैं इनके बारे में, एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो पढ़े हमने, एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखा और एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, जो लास्ट लेक्चर होगा हमारा, सीड फ्रूट ये सब चीजें बची हैं, एपोमिक्सिस और लास्ट टॉपिक पॉलीएम्ब्रियो। ये 2-4 टॉपिक और बच्चे हैं, इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। क्या पढ़ा है मैंने आज आज इस वाले लेक्चर में, ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ा था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से स्टार्ट किया था। आउटब्रीडिंग डिवाइस में 4 स्ट्रेटेजीज देखी थी, फिर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन देखा था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखी थी, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में देखा था। टाइप ऑफ सीड, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल मेज, व्हीट, राइस, कैस्टर ये सब हो गए, और नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल हो गए थे पी, ग्राम, बीन ये सब, ठीक है। इस तरह से पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म के बी से एग्जांपल्स याद कर रखे थे, ठीक है। ये पूरा देखा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखा, कैसे बन रहा है हमारे पास, जाइगोट है, जाइगोट से 2 सेल, 2 से 4, 4 से प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोबुलर, सस्पेंसरी सेल्स आ जाते हैं, ग्लोबुलर पे सस्पेंसरी सेल्स आ जाते हैं। ग्लोबुलर के बाद बनता है हार्ट शेप, हार्ट शेप के बाद बनता है हमारा मैच्योर। डाइकॉट का अलग मैच्योर होता है और मोनोकॉट का अलग मैच्योर होता है। डाइकॉट के में 2 कोटिलेडोन होते हैं, ये पॉइंट हो गया, ये हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई। इस पॉइंट के ऊपर वाले को एपिकोटाइल बोलते हैं, नीचे वाले को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। ऊपर पिम्यूल होता है जो कि शूट सिस्टम बनाता है, नीचे रेडिकल, रूट सिस्टम और रूट कैप, 2 कॉटिलेडोन्स होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मोनोकॉट का देखा था। मोनोकॉट में वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे इसका एक ही कॉटिलेडोन होता है जिसका नाम है स्क्यूटेलम, ठीक है, स्क्यूटेलम हो गया। और दूसरा जो होता है वो एपिब्लास्ट होता है, छोटा सा होता है, जो एज सच पूरा का पूरा कॉटिलेडोन नहीं बनता है, ठीक है। ऊपर की तरफ इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पिम्यूल। पिम्यूल की कवरिंग को जो बोलते हैं, फॉलियर की शीट से मिलकर बनी हुई होती है, हॉलो होती है, क्या बोलते हैं उसको, पिम्यूल की कवरिंग को बोलते हैं कोलियोप्टाइल, पी, ठीक है। और नीचे होता है रेडिकल, रेडिकल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा, राइजा बोलते हैं। अनडिफरेंशिएट शीट से बनती है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ तक पूरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीड पढ़ेंगे, सीड पढ़ेंगे और उसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अभी तक जितना पढ़ा है, आई थिंक लास्ट एक पेज ही बचा होगा एनसीईआरटी का, बाकी सारे पेजेस हैं, उन सबको डिटेल में पढ़ना, अच्छे से रीड करना, अंडरलाइन करते हुए। ये नोट्स के लिए आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन करना ब्रेन कोर के, जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। और पूरे लेक्चर्स के लिए अच्छे से पूरा बैच अगर आपको लेना हो तो ब्रेन कोर के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, उसमें आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।